हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष सिंह और आज मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूं एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेई मेंस के 2024 के पेपर से। तो चलिए भैया करते हैं हम आज क्वेश्चन सोल्व। तो पहला बंदा बोल रहा है ये द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स एटम इज आर, द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी। ओके, तो अब देख लेते भैया, थर्ड और फोर्थ, जब थर्ड का अर्ध रखा है तो फोर्थ का पूछा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है वैसे तो। इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ये आपने nth ऑर्बिट की रेडियस पढ़ी होगी। मैं 0.529 को मैं आर नोट लिखता हूँ। ठीक है, आर नोट की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो अपने को फोर्थ का मान लेते हैं अपन, इट इज R4 और आर थर्ड की तो अपने को आर दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो आर नोट एन की जगह यहाँ पे क्या रख दे भैया, फोर्थ वाले में पूछा है तो 4 का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 होती है वैसे हाइड्रोजन में। दूसरे वाले का आर नोट, अच्छा यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं एन की जगह भैया, थर्ड वाला का 3/1। तो आर नोट से आर नोट कैंसिल, तो और यहाँ पे जो R3 जो है उसकी वैल्यू इसने आर दे रखी है। ठीक है, ये तो अब यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देते हैं, इस आर को इधर ले जाते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16/9 आर होना चाहिए आंसर। ये कहीं पे ऑप्शन, बस ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रॉब्लम बोल रहा है आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द कैन नॉट मेजर यूजिंग द स्पेरोमीटर। ओके, अच्छा स्पेरोमीटर जो है वो रेडियस या थिकनेस वगैरह के को नापने के काम में आता है जनरली। तो थिकनेस ऑफ थिन प्लेट नाप सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ कोर्स नाप सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस दोनों को नाप सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द लिक्विड तो ये शायद नाप नहीं पाएंगे, स्पेसिफिक रोटेशन एक अलग चीज हो जाती है। तो चलिए इसका आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए फोर्थ। ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम था, बेसिक। आगे बढ़ते हैं। द प्रोटॉन is moving with the constant velocity passes through a region of the space without any change in its velocity. If A and B represent the electric and magnetic field respectively, then the reason why the space may have to choose the most appropriate answer from the options given below। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोटॉन ले लेते हैं अपन, एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा पहला ऑप्शन दे रखा है E0 और B0, यहाँ पे राइट बोल सकते हैं। क्यों, रीजन क्या है कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी जा रहा है ना, इसे E बोल देते हैं प्लस E, तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई है ही नहीं, तो फिर वो तो जाएगा अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से। और कोई भी पार्टिकल कब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जब तक इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। तो यहाँ पे आपका नेट फोर्स ही जीरो है बेटे, तो अभी तो कोई लगेगा नहीं। तो पहला तो सही है। दूसरा देख लेते हैं, E0 B इज नॉट इक्वल जीरो, ये भी पॉसिबल है। बताता हूँ कैसे। मान लो जा रहा है भैया बी, अपन ने इसी डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, तो एज फोर्स ऑफ द मैग्नेटिज्म यू ऑलरेडी नो इट इज द BQV साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा जीरो भैया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है जनरली, तो अब भी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉसिबल है। तो ये भी सही है। अच्छा E इज नॉट इक्वल जीरो, मेरे ख्याल ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है ये पॉसिबल नहीं होने का, कि भैया क्या होता है कि जब आप किसी भी इस पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगता है Q इंटू ई, आप जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ने मतलब फोर्स लगेगा आपका, या तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर उसकी मोशन चेंज करेगा, जो भी। लेकिन याद रखना, तो उस केस में भैया उसका जो नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करेगा। दैट्स इट। तो बी गलत है और डी डी सही है। मेरे को डी और बी तो एक जैसे लग रहे हैं। खैर, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका ए बी डी, सी गलत है, तो ए बी डी कहीं पर है क्या, तो इट इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रॉब्लम, electric charge at 10 to the power minus 6 microcoulombs are placed at the origin at the xy coordinate system. 2 points P, Q are situated at root 6, 0 respect the potential difference between the point P and Q root 6 जीरो आएगा वैसे इसका आंसर। देख मेरे ख्याल से, देखो जरा करके सोल्व करके देखते हैं जरा। तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रख रखा है अपन ने 0,0, एक क्या दे रखा है Q रूट 6,0 एंड एक दे रखा है रूट 3,3। ओके, तो यार ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन R, और ये डिस्टेंस जो भी है R डेस, तो R डेस तो रूट 6 दे रखी है यहाँ पे, क्योंकि ऐसी एक्सिस पर है। P Q वाला प्रॉब्लम, Q वाला पॉइंट, और P वाला देख लेते हैं। ये डिस्टेंस निकालेंगे तो R कितना जाएगा बेटे, इसका आ जाएगा रूट ओवर रूट 3 माइनस जीरो, मतलब 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये भी 3, तो ये भी क्या हो गया रूट 6, मतलब ये भी रूट 6। अब देखो चार्ज एक है,
डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। और पोटेंशियल की बात करें तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज नेवर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड। सो वी कैन राइट हियर द पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। In the both point the q charge is constant, charge is same, r is also same, so potential difference between p and q will be zero, that's all। okay। चलिए बहुत सिंपल सवाल था अभी। गेट रेडी फॉर प्रॉब्लम। The average kinetic energy of the monoatomic molecule is a 0.414 electron temperature। अरे सिंपल सवाल है यार, फार्मूला बेस्ड। ये मैं आपको कैलकुलेशन आपको छोड़ूंगा, आपको करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं अपन इसका। होता काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हो, इस कांस्टेंट इनटू टी। अब देखो अपने को यहाँ पे केल्विन में दे रखा, मतलब केल्विन जो है टेम्परेचर की वो एसआई यूनिट है, तो हम यहाँ पे बस डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, इट इज 0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to 3/2 into यहाँ पे केवी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई भैया, 3.18 into 10 to the power minus 23, और यहाँ से टी आपको निकालना है। तो इसको इधर ले जाए आप तो 2 into 0.4 into 1.6 into 10 to the power minus 19 whole divided by 3 into 3.18 into 10 to the power minus 23। ठीक है। तो अब सोल्व कर लीजिए यार। अपन जनरल बात करें तो ए से 1.5, तो ये 2 कैंसिल, 3 यहाँ पे 1500 या 1600 के समथिंग आ जाएगा, 10 इसको ऊपर ले जाएंगे। बेसिक सा सवाल है, अब इसको आप कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉब्लम। The acceleration due to gravity, the surface of the earth is g, if diameter of earth reduced to the half। अच्छा डायमीटर हाफ हुआ तो रेडियस भी हाफ हो गई। इट्स ओरिजिनल वैल्यू द रिमेन्स मास कांस्टेंट है, तो जीएम बाय आर स्क्वायर होता है, तो ये तो 4 टाइम हो जाएगा। देखो सिंपल सवाल है, ये आ गया यार, ये आर ले लेते हैं मास, तो यहाँ पे जी मान लेते हैं इसके, इस पे सरफेस पे, तो कितना हो गया जीएम बाय आर स्क्वायर। इसके अब जो है इसको हटा के अपन ने छोटा बना दिया इसको, ये रेडियस आर बाई 2 कर ली, तो यहाँ पे जी डैश बोल देते हैं। तो ये कितना हो गया, मास तो सेम है, बस आर की जगह क्या रख देंगे, आर बाई 2। अपन जानते हो ना ग्रेविटी का, आपने फार्मूला पढ़ा होगा ये, gm by r square, mass of the planet, radius of the planet and g the gravitational constant। तो यहाँ से r स्क्वायर, तो इसको निकालें तो ये आ जाएगा 4gm by r square, so it is around the 4g, तो g dash आना चाहिए आपका 4g। is there any option belongs to the 4g? Yes, one, first option is the correct। okay, then get ready for the next one। question number 37। point 0 point 0.08 kilograms air heated the constant volume of the 5 degree Celsius volume constant। स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर द कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए स्पेसिफिक हीट दे रखी है यहाँ पे 0.17 किलो कैलोरी किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है ये चेंज इन द, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। तो वी आर रेडी, वी कैन राइट देयर द डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा डी। और स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसी को हम चाहे वैसा भी लिख सकते हैं, आपको ये मैं बता दूंगा कैसे, एम एस डेल्टा डी। कैसे, देखो जरा, आप जानते हो कि जो मोलर मास और स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीप्लाई होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से अपन, और एक और मास अपन मोलर मास को अपन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, तो m इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एन की जगह, एन स्मॉल एम की जगह यहाँ पे एन इंटू कैपिटल एम रख दो, और यहाँ पे एस, तो एम एस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसकी जगह मैंने एम एस रख दिया भैया, और एन इंटू कैपिटल एम की जगह अपन ने मास रख दिया, तो यही आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट इज द मास ऑफ द 0.08 किलोग्राम में दे रखा है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ इसको, जूल में निकालेंगे मैंने एसआई यूनिट में। अच्छा, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.17, ओके 0.17, लेकिन किलो कैलोरी दे रखा है, देखो जरा किलो कैलोरी, किलो को अगर मैं बोलूँ तो 10 टू पावर 3, कैलोरी कितना 4.18, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए तो जूल में आ जाएगा ये यहाँ पे दे रखा है, ये देखो कहाँ गया ये किलो कैलोरी। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, ये किलो कैलोरी को आप क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट कर लो भैया, बाकी सब तो ऐसा यूनिट है इसी। और 1 कैलोरी इक्वल टू हम जानते हैं 4.18 जूल होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा इसने, 5 डिग्री सेल्सियस अप्लाई बाय 5। बस इसको सोल्व करना है यार, ये आपका आंसर और क्या है, बहुत सिंपल सा है। ये 20 और या एट जा जाएगा 160, मतलब ये 240, मतलब 284 टू 98 के समथिंग कुछ आएगा, इसमें देख लेना आप, बस मल्टीप्लाई करना आपका काम है, बाकी सिंपल है।
चाहे तो यहाँ से भी ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट हटा के और यहाँ से 10 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपका 8 इंटू 1.7 हो जाएगा इंटू 4.8185। ईजी है, कर लेना आप कैलकुलेशन इसका। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ इसका कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वन। A convex lens of the focal length forms image of the extended source of the light on the photoelectric cell. A current I produced. ठीक है, देखो current जो है photo current is only depends upon the charge. Charge depends upon the number of electron. Number of electron depend upon the number of photons emitted on the या incident on the metal surface. देख लेते हैं. The lens replaced by another convex lens that having the same diameter but the focal length. अच्छा डायमीटर चेंज नहीं हुआ तो फोटोन्स के नंबर चेंज नहीं होंगे? देखो सिंपल सा सवाल है यार, ये यहाँ पे लाइट आ रही है, ऐसे जाके मान लो फोकस पे एक मेटल पे यहाँ पे आके इंसिड हो रही है। दूसरा अपन ने लेंस चेंज कर दिया, यहाँ से भी लाइट आ रही है यहाँ पे। ये वाली जो फोकल लेंथ इसकी मान लो 20 दे रखी है और इसकी बंदे दे रखी है 40। अब देखो डायमीटर इसका भी सेम है और इसका भी क्या है, सेम है। तो जितनी लाइट्स आ रही है वो यहाँ पे भी आ रही है, उतनी लाइट ये भी आ रही है। अब नंबर ऑफ फोटोन्स कोई अपन ने चेंज नहीं किया तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज नहीं होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर चेंज नहीं हुए तो सीधी सी बात है भाई फोटो करंट में चेंज कहाँ आएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्लियर है? गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। चलो, which of the following circuit is reverse bias? Okay, you already know about the forward and reverse bias. If P connected with the high, okay, यहाँ पे तो दूसरा चेंज करना ही पड़ेगा अपने को कलर, ठीक है। Okay, P connect with the high potential and N connected with the low potential. This is known as the forward bias. And इसका उल्टा अगर मैं P is connected with the low and N is connected with the high potential, it is known as the reverse bias. ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको P बोलते हैं, इसको N। P यहाँ पे 2 के साथ कनेक्टेड है और N यहाँ पे -10। सीधी बात है, P यहाँ पे हाई, क्योंकि +2 इज ग्रेटर देन, तो P हाई के साथ है, मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, P यहाँ पे 2 के साथ है और N यहाँ पे 0। सीधी बात है, P हाई के साथ है तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। P टाइप सेमीकंडक्टर अगर हायर के साथ है तो वो फॉरवर्ड बायस होता है। अब यहाँ पे भी P 2 के साथ है और N जो है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो +2 कम है, मतलब P लो के साथ कनेक्टेड, तो ये जो है रिवर्स बायस। यहाँ पे देखो ये -5, P यहाँ पे 0 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और N यहाँ पे -5। अब 0 बड़ा है एज कंपेयर टू -5, तो ये भी देखो P ज्यादा के साथ है तो ये भी फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे रिवर्स बायस वाली सिर्फ एक कंडीशन पॉसिबल हो पा रही है, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? वो सिंपल है। चलिए गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वन। Given there were two statement, देखते हैं, Planck constant, the angular momentum have the same dimension, of course, L equal to NH by 2 पाई होता है, ये दोनों तो कांस्टेंट है इसे। H की जो यूनिट डायमेंशन होगी वही किसकी होगी, L की होगी, एंगुलर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम होता है। मोमेंट ऑफ द फोर्स नहीं, बोथ हैव द सेम डायमेंशन नहीं, मोमेंट ऑफ द फोर्स एक अलग चीज है भाई। मोमेंट ऑफ द फोर्स किसे बोलते हैं अपन लोग, बताओ? मोमेंट ऑफ द फोर्स यहाँ पे शायद हम टॉर्क को बोलते हैं, तो जिस वजह से ये यहाँ पे जो है दूसरा फॉल्स हो जाता है, तो इसका आना चाहिए ये वाला, ठीक है, कपल ऑफ फोर्स शायद। तो अगला जो देखते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, rectangle loop of the 2.5 and the 2 is placed at the 60 degree, the magnetic field at 4 Tesla. The loop is removed from the field at 10 seconds. The average EMF induced the loop during that time period. देखो ये पहले अपन एक लूप रख दिया यार, ये 2.5 into इसकी डायमेंशन दे रखी है शायद, तो 2.5 into 2, तो अगर इसका मैं एरिया निकालूं तो एरिया कितना आ जाएगा, 2.2 into 5, इट इज 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बंदा बोल रहा है आगे कि इसमें 4 टेस्ला का भी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, और जैसे हमने इसको लूप को हटाया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, वो भी एवरेज। ठीक है, ई इंड्यूस आप सभी जानते हो -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे ई इंड्यूस इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई की जगह क्या बी एक लिख देते हैं, और परपेंडिकुलर तो कोस यहाँ पे 0 हो जाएगा एरिया के साथ इसका एंगल, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है वैसे भी। अब बी तो कांस्टेंट, बस एरिया चेंज हुआ है, तो यहाँ पे -n बी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि भैया यहाँ पे जो डेल्टा है, पहले तो ए था, ये मान लो ऐसे है, पहले ए था, लेकिन अब ये लूप ही हटा दिया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो एरिया 0 था। अब यहाँ पे अगर अपन ऐसे लिखे कि ए इनिशियल अगर ए है तो ए फाइनल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अपन बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इट इज ई इंड्यूस इज इक्वल टू -nb,
ये आ जाएगा आपका 0 माइनस ए होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आना चाहिए एन बी अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक सिंगल लूप दे रहा था 1 हो गया, ये हो गया 4, एरिया दे रखा है 5 डिवाइडेड बाई 10, 20 बाई 10 इट इज 2 वोल्ट कहीं पर अगर ऑप्शन में है तो राइट आंसर है, और वो भी +2 एक्चुअली, नॉट -2। ठीक, समझ में आ गया ये +2 क्यों है भैया? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, क्योंकि ए फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल 0 है, इनिशियल माइनस मतलब इनिशियल जो है वो ए है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। Position of an ant is in meter moving with the YZ plane is given like that. ठीक है। The magnitude and direction of the velocity of the ant at t equal to 1 second. सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको एस दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। चलो कलर थोड़ा लाइट कर लेते हैं, क्या ऑलरेडी लाइट है? हाँ लाइट है। चलो एस जो दे रखा है बंदे ने, क्या दे रखा है एंट का? इट इज 2t² j के प्लस 5k के। वैसे तो वाई डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन जो है वहीं पे, तो इसका फर्स्ट या थर्ड आना चाहिए ऑप्शन। देख लेते, चेक कर लेते हैं एक बार, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ds बाई dt हो जाएगा बेटे 2t² का अगर अपन निकालें तो इट इज 4t j के प्लस 5, तो कॉन्स्टेंट 5 कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है 0, तो इसका मैं वेलोसिटी निकालूं तो इट इज 4t j के प्लस 0 k के। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितने 1 सेकंड की बात कर रहा है, 1 रख देंगे तो 4 इंटू 1 इज 4 j के प्लस 0 k के। तो यहाँ से आगे आपका 4 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, और कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। ठीक, कहीं पर है क्या ऐसा? यस, 4 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन में। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वन। A body of the mass 1000 kg moving in the horizontal with the velocity of 6 meter per second. If 200 kg extra mass is added, the final velocity. देखो सिंपल सी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे पहले ये कितने से जा रही है अपनी 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो सिंपल सा सवाल है कि एडेड अपन ने इसको ऐड कर दिया। जैसे मान लो ये जा रहा था, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा यार, जैसे गाड़ी जा रही है ये, ठीक है, इसका मास कितना दे रखा है? मान लो इनिशियली 1000, 1000, इधर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से। अपन ने क्या किया यहाँ पे, इसके ऊपर ऐड कर दिया कुछ मास, ठीक है, 1000 तो ये था, और ऊपर अपन ने कितना ऐड कर दिया भैया इसके ऊपर? 200 और रख दिया, 200। तो अब ये मान लेते इसकी वेलोसिटी, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका पी इनिशियल, इट इज 1000 into 6, and what's about the p final? It is 1200 into v, 200 plus 1000 is 1200, both will be the same, so it is 6000 is equal to 1200 v, 0000, 6 2 जा 6 10 जा 2 1 जा 5 जा, तो 5, so v is here 5 meter per second. If there is the option of the 5, I think yes, it should be 2. Okay, get ready for the next one. Is the 44. A wire of the resistance, देखो कितनी स्पीड से होता है, सब आसान होता है यार। A wire of the resistance R and the length L is cut into the 5 equal parts. Okay. If these parts join the parallel, then the resultant resistance will be, बहुत कम होगा। देखो ऐसा है, ये R है, इसको 3 4 5 5, तो ये भी R/5 हो गया, एवरीवन इज R/5। ठीक है, तो अब देखो अगर अपने इसको इस तरह से 5 पार्ट में कट किया, और R/5 अब R/5 है, इनको अपन 5 5, तो यार यहाँ पर देखो अगर ऐसा होता है तो अपने पढ़ा है कि R/n होता है, तो R/5 तो आपका टोटल रेशियो कितने रेशियो? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे R पैरेलल में अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? R5/5, तो इट इज R/25। कहीं पे ऑप्शन है, इज द करेक्ट आंसर। पढ़ा है आपने ये तो, कि अगर आप मतलब अगर सिमिलर R को अगर आप जोड़ते हो पैरेलल, तो R/n हो जाता है उसका पैरेलल। तो यहाँ पे एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? R/5। ऐसे कितने पार्ट है यहाँ पे? 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, R/25। ठीक है, ये भी बहुत इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन। A train moving with the speed of 12 meter per second rails with the 1.5 meter apart. The negotiate the curve radius 400 meter. ठीक है। The height by which the outer should be raised by the respect to the inner wall. देखो बहुत सिंपल सा है ये। मैं एक ट्रेन बना रहा हूँ वैसे,
थोड़ा सा मैंने ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, रेल शुड बी विच आउटर पार्ट शुड बी, तो यहाँ पे ऐसे, और ये ट्रेन जा रही है यहाँ पे ऐसे। वैसे थोड़ा सा होता है ये, अब मैं बस बना थोड़ा सा ज्यादा रहा हूँ इसको, लेकिन थोड़ा सा ये अपडेट होता है, ये अपनी ट्रेन जा रही है ठीक, और इसके ऊपर पहिए इसके आउटर पार्ट, तो ये जो शायद दे रखा है इसने, कितना दे रखा है 1.5 मीटर वाट, 1.5 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है इसका, कितना दे रखा है 400, ओके 400 मीटर कुछ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। एंड यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि जो स्पीड है भैया ट्रेन की, जो भी है मान लो ऐसे जा रही है, ये सर्कुलर आर्क बना लेते हैं अपन, तो सर्कुलर पे जा रही है, तो इसकी जो स्पीड दे रखी है इसने 12 मीटर पर सेकंड, समझना 1.5 मीटर, द हाइट बाय विच द आउटर पार्ट शुड बी द इनर इज, तो ये मान लेते हैं भैया h, ठीक है, एच हाइट मान लेते हैं, ये एंगल जो है वो थीटा, तो अपन जनरली आप जानते हैं कि जो टेन थीटा जो होता है जी, वो क्या होता है भैया यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर जी, ये पढ़े हैं अपन, ठीक है, तो टेन थीटा निकाल लेते हैं बेटे यहाँ से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, रेडियस कितना दे रखा है भैया यहाँ पे 400, ठीक है, और 400 दे रखा है, राइट, हाँ, और यहाँ पे जी की वैल्यू अपन मान लेते हैं 10, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देख लेते हैं, तो ये अब यहाँ पे इतना, अब यहाँ से अब इसको मीटर में कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कर लेंगे भैया, अब यहाँ पे टेन थीटा ही आ गया। अच्छा, टेन थीटा को हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटे, टेन थीटा इक्वल टू एच बाई 1.5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, एच अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 144 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया आपका 4000 इंटू 1.5, देखो अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, सॉरी ये 1.5 अपन इसको इधर से इधर ले आते हैं बस, तो ये कितना हो गया आपका, इस 1.5 को इधर भेज दो, तो यहाँ से एच इक्वल टू हो गया आपका 144 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 4000, 4 से कटेगा, यस ये हो जाएगा 1000, और 4 से 4 3 12, 36, ठीक है, अब यहाँ से आप इनका अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 6 जा कितना हो गया भैया 90, 9 45 45 45 और ये कितना होता है 54, तो 54 आ जाएगा, ये 54 डिवाइडेड बाई 1000, तो h इक्वल टू 5.4, 5.4 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, इतने मीटर 10 टू पावर -2 मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर, तो 5.4 सेंटीमीटर कहीं पे अगर ऑप्शन में है तो वही करेक्ट ऑप्शन है, ये कहीं यस थर्ड, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत आसान था, कुछ नहीं भाई, यहाँ से मैंने 10 थीटा निकाला, वैल्यू रख दी खाली, कि कितने ऊंचाई पे रखना पड़ेगा, इलोंगेशन वो क्या बोलते हैं थीटा, जो कितना मतलब टिल्टेड रखना पड़ेगा, ये निकालना है। चलिए ये भी बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन आ गया अपना, अभी जो अपने किया था इस टाइप पे स्टेटमेंट वाला, क्या बोल रहा है इसमें ये बंदा, वेलोसिटी सॉरी विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड, अच्छा अच्छा, विस्कसनेस जो होती है वो गाढ़ेपन पे बेस्ड होती है, तो गैसेस की पॉसिबल ही नहीं है ग्रेटर देन डेट ऑफ लिक्विड, तो ये पहला तो क्या हो गया भैया, आने से पहले ही गलत हो गया ये, तो बोथ स्टेटमेंट 1 2 इनकरेक्ट, अभी आगे देखते हैं अपन, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया, अब इन दो ऑप्शन में से एक कोई होगा, अब दूसरा देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज, क्या लगता है तुम्हें, अगर मतलब इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज है तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा या नहीं होगा, जैसे मान लो सपोज कीजिए आप कि जैसे सर्फ है, सर्फ या फिर हम बोलते हैं डिटर्जेंट पाउडर को जब हम घोलते हैं तो वो क्या करता है सरफेस टेंशन को कम कर देता है, आप देख लीजिएगा, जैसे एक बबल बनाना जो है पानी का बबल बनाना बहुत मुश्किल, लेकिन उसमें अगर आप कोई डिटर्जेंट पाउडर को अगर इसे मिक्स कर दें तो फिर जो बबल बनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है आसान हो जाता है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, तो हमें जो बबल बनाने में जो सरफेस एनर्जी जो हमें यूज करनी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो surface tension of liquid decreases due to presence of insoluble impurities। अब देखो यार सरफेस टेंशन इन इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज से अगर ये सोल्यूबल होती तो हम बात कर सकते थे, तो मेरे ख्याल से ये भी गलत होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट, सोल्यूबल होती तो फिर अपन बोल सकते थे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग विद एक्स डायरेक्शन डिस्क्राइब लाइक दैट,
of intensity of wave is, देखो बेटो, intensity of wave is many times we already write down is the half epsilon naught q into c. This is the formula for the intensity. चिपका दो यार यहीं पे। क्या होता है I equal to 1 by 2 and what's about the epsilon 8.85 into 10 to the power minus 12. What is the E node here? 200. Okay, 200 तो 200 का स्क्वायर तो 200 into 200 लिख दिया मैंने। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8. अब देखो बहुत आसान हो गया है। 12 8 9 10 11 12 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 2 से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। यस, एक 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब यहाँ से 3 2 जा 6 6 5 जा 0 3 6 8 8 48 51 का एक असला है 5 और ये हो जाए 8 6 48 वह 50 3 53 53.15 अराउंड ऐसा कुछ आना 10। तो आपका आंसर कहीं पे भी 53.10 आएगा तो वही राइट आंसर है बेटे। देख लेते हैं 53.10। यस, डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आसान सा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। The wire of the length 10 centimeter and the radius root 7 into 10 to the power minus connected across the right gap of a meter bridge. ठीक है, रेडियस ये देखा है और लेंथ ये देखा है। The wire of length 10 centimeter and radius is connected across the right gap of the meter bridge when the resistance of 4.5 connected on the left gap. By using resistance box, the balance length is found to be the 60 from the left. Okay. If the resistivity of like that, then resistivity की वैल्यू क्या होगी? देखो सिर्फ त्रिकोण सवाल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक मीटर भी, ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में कितना इसने जोड़ दिया है, यहाँ से अपन ने जो भी है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और ये भैया कहाँ पे आप बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई 60 है, मतलब यहाँ तो ये दे रखा है 60 तो ये दे रखा है 40। हम जानते हैं ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये बैलेंसिंग लेंथ 4.5 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू r अपॉन 40, क्योंकि पूरा 100 मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि 1 मीटर की लेंथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 60 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ से 0 से 0 कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे 2 दूनी 4 2 3 6 और 3 से 1.52 जा 1.5 3 जा 2 से 2 भी कैंसिल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 3 ओम। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी को एक साइड लेते हैं अपन तो ये आ जाएगा, सॉरी रेजिस्टिविटी को एक साइड लेते हैं अपन तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एरिया पाई आर स्क्वायर व्हाट इज द रेडियस रूट 7 10 पावर माइनस 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 into 10 to the power minus 8 होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज अबाउट द लेंथ, व्हाट्स अबाउट द लेंथ दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो 10 into 10 to the power minus 2। ठीक है, तो 10 10 to the power minus 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये 10 to the power minus 1 हो जाएगा, माइनस में 10 तो ये आ जाएगा आपका रो इज इक्वल टू 21 पाई इंटू 10 to the power minus 7, ये आ रहा है आपका। तो 21 पाई की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, अपन निकाल सकते हैं यार यहाँ से 21 और इसे 22/7 लिख सकते हैं, 7 1 जा 7 3 जा और ये आ जाएगा 66 आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर इसका। Is there any option 66? Yes, third option is the correct one. ठीक है, get ready for the next 49. Two bodies mass is 4 gram 25 moving the equal kinetic energy, the ratio of magnitude of their linear momentum. देखो भैया अब इससे आसान सवाल क्या ही चाहिए आपको, P1 अपॉन P2 निकालना है और क्या है, और क्या होता है P1 अपॉन P2 2m k और ये भी हो जाएगा आपका 2m k, इट इज m1 m1 हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बस दोनों को रेशियो कर दो भैया 2 से 2, सॉरी m2 मान लेते हैं नीचे वाले को। तो यहाँ पे जो P1 अपॉन P2 कितना हो गया भैया, इट इज अराउंड द रूट अंडर रूट ऑफ m1 बाई m2 निकाल लेते हैं। m1 कितना दे रखा है भैया यहाँ पे 4
ये दे रखा है 25, ग्राम से ग्राम कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल आउट हो जाएगा वो तो। 4 का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 5, तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर आई थिंक, 2/5 यस दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। 50 क्वेश्चन, देखो कैसे एकदम हल्के में हो रहे सारे प्रॉब्लम बिना कोई स्ट्रेस लिए। हम देखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म cot a/2 where the as the angle of prism then the angle of minimum deviation would be okay, let's check out refractive index mu. What's the formula? A plus नहीं आ रही है। अच्छा, ये म्यू जो दे रखा है, इस म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इस बंदे ने? कोट ए बाई टू। कोट ए बाई टू को हम चाहे तो जो भी है कोट ए बाई टू ये दे रखा है, तो यहां से जो भी है साइन बाई टू, इसे लिख सकते हैं अपन कोस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। साइन से साइन तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, बस ए जीरो ना होना चाहिए, जीरो होगा नहीं। अब देखो ये साइन और कोस है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटे, तो यहाँ पे टू है, टू टू टू, थोड़ा गलत हो गया इसको जगह, ये है टू अपना, ठीक है। अब यहाँ से अपन एक साइड कोस ए बाई टू है, तो अपन एक बात बताओ, अपन इसको चाहे तो कोस में भी चेंज कर सकते हैं या फिर साइन में, तो अपन इसको चाहे तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस ए बाई टू, ठीक है, साइन पाई बाई टू प्लस ए बाई टू, तो यहाँ से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, a प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन से साइन कैंसिल आउट कर देता हूँ और इसको अपन कोस की जगह लिख देते हैं भैया, पाई बाई टू प्लस ए बाई टू। एक ही बात है, क्योंकि साइन जो होता है वो साइन पाई बाई टू प्लस, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस ए बाई टू, एक ही बात है ये। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं ये बेटे, तो यहाँ से आप चाहे तो टू से टू आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से बहुत ही, तो a प्लस अगर इसको मैं माइनस निकल लूँ तो भी पॉसिबल है क्या, हाँ लिख सकते हैं यार, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे कभी कभी ये भी कंडीशन हो सकती है कि भैया ये नेगेटिव आ जाए। इस बंदे ने शायद, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो ऑप्शन देख के ये लग रहा है इसमें कि कहीं पर भी ए के बिना नहीं है, अगर मान लो मैं यहाँ पे पाई बाई टू प्लस ए बाई टू लिख लेता हूँ वो भी सही है, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो यहाँ पे ए बाई टू से ए बाई टू तो क्या हो जाएगा यार, कैंसिल आउट, तो खाली पाई आ जाएगा, तो लेकिन पाई कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा मुझे, होता तो अपन कर देते वो भी। तो अपन इसको पाई बाई टू माइनस ए बाई टू भी, क्योंकि कॉस पाई साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू को हम चाहे तो कोस ए बाई टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आंसर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए बाई टू प्लस डेल्टा एम बाई टू, इसको इधर ले आए अपन, तो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस ए डेल्टा एम बाई टू, तो यहाँ पे डेल्टा एम या डेल्टा मिनिमम जो है वो आ जाएगा आपका यहाँ से पाई माइनस टू है, तो कहीं पे ऐसा ऑप्शन होगा, वही करेक्ट अपना आंसर है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो वो भी सही था, ऐसा नहीं गलत है, बस उसमें क्या करना होता है अपने को कि यार जो कहीं पे दे नहीं रखा था, तो हम फिर अपना दिमाग लगाएंगे कि अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो कंफ्यूजन एक ही तरीके से नहीं लिख सकते, कई तरीके से लिख सकते हैं भैया, इसको 270 प्लस भी लिख सकते हैं। खैर अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, सेक्शन बी, अच्छा ये ऑप्शन वो है, देख लेते हैं। A particle executes simple harmonic motion with the amplitude of 4 centimeter at a mean position. The velocity of the particle 10 centimeter per second. The distance of the particle from the mean position where the speed becomes 5 centimeter per second. Okay बेटो, देखो कितना चिरकुट सा सवाल है यार ये। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड होती है जनरली, तो आप जानते हो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट मीन पोजीशन वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर, मतलब आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा इंटू ए बोल सकते, ये इस बंदे ने दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन द वेलोसिटी इज द, तो अपने को v जब दे रखा है इसने कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 मीटर सॉरी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी हो जाए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उस कंडीशन में अपने को निकालनी है। आगे आंसर और क्या है देखो, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला अपन जानते हैं, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से भैया ओमेगा नहीं पता हमने को, तो यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू 10 दे रखा है, तो यहाँ पे ए की जगह 4, ओमेगा इंटू 4 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ओमेगा कितना आ जाएगा आपका 5/2 रख देते हैं, तो भी इक्वल टू 5/2 रूट ओवर ए दे रखा है एम्पलीट्यूड 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 16। अच्छा यहाँ पर इसको एक काम करते हैं ना, अभी तो ये वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है वेलोसिटी की वैल्यू 5 हो जाए भैया यहाँ पे,
अपन यहाँ पे रख देते हैं 5/2 और ये 16 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल तो 2 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट लगा देते हैं तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, तो एक्स इक्वल टू रूट 12, तो रूट 12 आ रहा है यार आंसर एक्स का। तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इस बंदे ने। रूट 12 इंटीजर वैल्यू तो नहीं लग रही है, तो इसने दे रखा है बिकम्स 5, अच्छा रूट अल्फा दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो 12 और क्या। ठीक है, यहाँ पे रूट 12 दे रखा है तो इसका अपन ने अल्फा की वैल्यू निकाल ली 12। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, a nuclear fission process at the high mass nuclide 236 with the binding energy 4.2 mega electron volt per nucleon, ठीक है, distributed into the middle mass of nuclide 118, okay, in binding energy 8.5 per nucleon, ठीक है, the energy released in the process would be mega electron volt। देखो सीधी सी बात है, पहले तो आप समझो यार यहाँ क्या हो रहा है कि एक अपन एक्स ले लेते हैं, मेरे कोई भी न्यूक्लियस दे रखा है, वी डोंट नो, तो ये 236 दे रखा है, ये इसका आधा मतलब ये 2y में हो रहा है ये, और ये दे रखा है 118, 118 का दुगना करेंगे 236 ही आएगा। अब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, याद रखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है, इस वाले की दे रखी है अपने को 7.6, ठीक है, और इस वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई की बात कर रहा हूं मैं, तो वाई वाले की कितनी दे रखी है भैया, यहाँ पे इसकी दे रखी है आपकी 8.6, 8.8 हाईएस्ट होती है अपनी इसकी आयरन के न्यूक्लियस की, वो स्टेबल होता है मोस्ट। तो अब देखो ये, अब इसमें न्यूक्लियस से अगर मैं बात करूं इसकी बाइंडिंग एनर्जी, अब देखो इसकी अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी 236 इंटू 7.6। अब देखो इसमें दो है भैया, तो 2 इंटू 8.6 इंटू 118, तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो आई है अपनी, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आपकी कितनी किसकी आ गई, रिएक्टेंट की, और ये जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी यहाँ पे, ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी आ गई आपकी, प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे क्यू वैल्यू वगैरह आप जानते हैं भैया कैसे निकालते हैं, वही तो निकालना है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी कितनी रिलीज हुई है जो भी है, तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बस ये कर लेना है भैया। अब कैलकुलेशन का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अपने को कभी भी क्वेश्चन में से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन दे रखा होता है, तो हमें एक्चुअल में उसको पहले बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे उसके एटॉमिक मास से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना बेटे, जैसे यहाँ पे इसकी 7.6 दे रखी थी, इसे 236 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे 118 देखा था उसे, यहाँ पे 8.66 का देखा था, यहाँ पे 118 तो उससे मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे दो न्यूक्लियस है तो मैंने 2 से और मल्टीप्लाई, क्योंकि एक की इतनी एनर्जी है, एक कितनी तो दो की मिला के दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट आ गई, ये अपना क्या, ये क्लास वाले प्रॉब्लम है यार जो आ रही है, रिएक्टेंट बस एक में दूसरे को घटाना है, बस सिंपल सा है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब इसका ये कर लेना, आप माइनस कर लेना एक में दूसरे पास, दोनों की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, नहीं तो मैं करा दूंगा आप बोले तो, और मैं करा देता हूँ, नहीं तो परेशान नहीं होना जी। 7.6 236, ठीक है, 236 इंटू 7.6 प्लस निकालना है कितनी एनर्जी हुई है, वो तो पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे देखो 118 इंटू 2, ये तो 236 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 8.6, ठीक है। अब देखो यहाँ से 236 को यहाँ से कॉमन ले लो, 8.6 में 7.6 गया तो कितना बचेगा, वैसे भी 1 ही बचेगा भैया, तो 1 बचेगा तो कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका 236 आएगा आंसर, तो आंसर आएगा 236, ठीक है, लेकिन कर लिया करो यार कभी कभी कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हैं आगे। फिर there, four particles each of the mass 1 kg less than the four corners of the side 2 meter, moment of inertia of the system about the axis perpendicular to its plane passing through one of its vertices। ओके चलो निकाल लेते हैं, ये थोड़ा 3D मॉडल बना रहा हूँ भैया, इस और यहाँ पे किसी एक वर्टेक्स यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, पार्टिकल है ध्यान रखना। तो यार इन दोनों की डिस्टेंस है, वैसे डिस्टेंस कितनी देखिए 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर, अच्छा ये इसका डायगोनल है तो ये 2√2 मीटर हो जाएगा। अब देखो यार ये पार्टिकल से ये तो पास हो रहा है, तो ये तो डिस्टेंस जीरो हो गई, तो इसका तो जीरो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिर्फ 3 का बचेगा अपना, तो आई इक्वल टू इसका तो कितना जीरो, इसका 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, 2 का ये पढ़ा होगा बेटे, समीशन ऑफ एम आई आर का आर आई का होल स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, लाइक दैट। ये भी देखो 2 डिस्टेंस पर ही है, ये भी इसका मास कितना 1 1 kg दे रखा है, सॉरी
मास 1 kg दे रखा है, 2 नहीं दे रखा यार, ये मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक, तो ये 1 kg है तो डिस्टेंस 2 है। ऐसे ये भी 1 kg है, इसका डिस्टेंस भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ये भी 1 kg है और इसका जो डिस्टेंस है वो 2√2 दे रखा है, तो 2√2 का होल स्क्वायर देख लेते हैं। तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8, 16। आंसर इज 16। ये आना चाहिए यार, आसान है, कुछ नहीं है, बस समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स लगाना है। ओके, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। 54. A thin metallic wire having the cross section area like that is used to the make a ring of radius 30 centimeter. A positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring, while the another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring is in Newton. देखो, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कैसे दिमाग लगाओगे। ओके, चलिए निकाल लेते हैं। एक रिंग दे देगा, एक चार्ज इसके सेंटर पर रख दिया और इस पे भी कुछ Q1 Q2 मान लेते हैं, जो भी है। ठीक है, 2 पाई कूलम दे रखा है, एक पे क्या दे रखा है, जो भी है। तो जो टेंशन यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा इसका कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी टेंशन होता है वो टेंजेंशियली होता है। ऐसा छोटा सा डी थीटा मान लेता हूँ, तो इसका आधा ये डी थीटा बाई 2। क्लास में करते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम, डी थीटा बाई 2। डी थीटा बाई 2 ये 90 है, 90 बाई डी थीटा वो ऐसे लेगा, तो ये तो हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, नीचे की ओर हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2 और यहाँ पे ऐसे ही टी कॉस डी थीटा बाई 2 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2 और ऊपर यहाँ पे ऊपर की ओर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा Fe, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2t साइन डी थीटा बाई 2। यहाँ पे साउंड वेव्स में पढ़ते हैं अपने, वेलोसिटी निकालते टाइम इस तरह का ही यूज करते हैं कॉन्सेप्ट का। अभी छोटा पार्टिकल है, तो कैसे निकालेंगे, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो भी है, रेडियस दे रखी है आपको। अरे छोटा पार्टिकल, तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा भैया। तो इतना फोर्स जो है यहाँ पे लग रहा है, इसे मान लेते हैं और इंटीग्रेट करेंगे तो भैया जाएगा। अब देखो जी, यहाँ पे इसे dq मान लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का है, नहीं तो आप कंफ्यूज मत होना। बस ये दे रखा मान लेते हैं dq, ठीक है, छोटा सा चार्ज है, इसको तो अपन dq मान लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखो dq को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटे, लेमडा मान लो चार्ज डेंसिटी इंटू dx, ठीक है। और इस लेमडा, अब इस dx को लिख सकते हैं आर थीटा, आर की इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होती है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं अपन। तो लिखवा देते हैं भैया, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे अपन, एक को अपन ने dq मान लिया, एक को q मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ये आ गया कि एक को dq मान लिया, ये छोटा सा चार्ज, और इस वाले को मान लिया q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर ये आपने पढ़ा होगा कभी कहीं ना कहीं, ये लिमिट वगैरह में पढ़ते हो आपकी, लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये साइन थीटा को हम थीटा लिखे तब जाके 1 हुआ है, क्योंकि दोनों इक्वल होते तभी तो कैंसिल कर, तो हम साइन थीटा को यहाँ पे थीटा ही लिख देते हैं, तो 2 और यहाँ पे साइन को हटा देते हैं, तो ये हो गया आपका डी थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने, लेमडा, कहाँ गए भैया, लेमडा आर डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू लेमडा बाई आर, ये आ जाएगा टेंशन। अब यहाँ पे वैल्यू में देखो, वैल्यू में यहाँ पे अब इसको पुट करके देख रहा हूँ, कम ऑन, ओके। तो टेंशन निकालना अपने को, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। चार्ज ऑन द पार्टिकल कितना दे रखा है, कोई चार्ज 30 पिको, 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, पिको का मतलब ये होता है लेमडा। अब देखो, और ये 2 माइक्रोस यूनिफॉर्मली चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज ये रखा है, तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो चार्ज है, मतलब मेरे को यहाँ पे क्यू दे रखा मान लो रिंग पे, तो इसे लेमडा इंटू 2 पाई आर लिख सकता हूँ क्या मैं, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, सॉरी लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, कम ऑन, लेमडा आ जाएगा आपका बेटो यहाँ पे चार्ज ऑन रिंग डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, मतलब लेमडा जो है वो यूनिट लेंथ का जो चार्ज है भैया, ठीक है, जिसे हम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लेमडा को हम चाहे तो चार्ज अपॉन टोटल ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लेमडा आ रहा है, तो चार्ज अपॉन 2 पाई आर। चार्ज कितना दे रखा भैया, चार्ज रखा है 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर, बस ये रख दिया लेमडा की जगह, होल डिवाइडेड बाई क्या रहा भैया, आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अच्छा, आर की वैल्यू दे रखी होगी, रेडियस भी दे रखी होगी, इसकी रेडियस दे रखी है,
रेडियस कितनी दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है तो ठीक है, आगे आंसर रेडियस आ ही जाएगी यार। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, यहाँ पे एरिया एरिया कितना दे रखा है इस बंदे ने, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए बाई पाई। तो ए कितना दे रखा है इसने, 10 टू पावर -4, तो 10 टू दी पावर -4 अपॉन पाई, ये आ गया आंसर बस। तो यहाँ से आ गया, ये आर स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे, 10 टू पावर -4 अपॉन पाई, ठीक है। अरे एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को नीचे ले गए बस। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटे, अपन निकाल लेते हैं। 9 3 27 27, 270 37 इंटू 10 टू दी पावर -19 11 12 -3 और डिवाइड बाय आई आर स्क्वायर। भैया आर और आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4 इंटू पाई, पाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक। तो यार ये यहां से हो जाएगा आपका 10 टू पावर, ये पाई ऊपर चला गया, 10 टू पावर -1, तो ये आ जाएगा आपका 10 टू पावर 2, तो ये -4 ऊपर जाएगा, +4, 2700 पाई, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर देना है। कर लोगे अब इसको सोल्व, देखो सिंपल सा फंडा था, इसको आप सब जगह लगा सकते हो, चाहे वेव प्रोड्यूस हो रही है वहां पे भी लगा सकते हो, और ग्रेविटेशनल में भी लगा सकते हो, मैनी थी। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम। Two coil have the mutual inductance like that, current changes in the first coil according to the relation, okay, I not 5 दे रखा है, ओमेगा ये दे रखा है। The maximum value of EMF induced in the coil is pi by alpha, तो अल्फा की वैल्यू निकालना है, बहुत ही चिरकुट सवाल है यार ये। देखो क्या करना है, यहाँ पे आई की वैल्यू पहले तो अपन दे, तो आई इक्वल टू आई नोट की जगह मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, कितना दे रखा है, 5 साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना दे रखा है इस बंदे ने अपना, 50 पाई टी, ये देखा करंट। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, सारे बच्चे जानते हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, एम डी आई अपॉन डी टी, पढ़ा होगा ये सभी ने। तो ईएमएफ इंड्यूस एम दे रखा है इसने, कितना दे रखा है, 0.002, 0.002, ठीक, मल्टीप्लाई डी आई बाई डी टी, और वो भी मैक्सिमम निकालना है इसका, तो एक बार डी आई बाई डी टी कर ले इसको, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 5 साइन का हो जाएगा कोस, और ये 50 पाई है तो 55 220 पाई बाहर आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस 50 पाई टी, है ना यार, करते हैं डिफरेंशिएशन, सभी को आता ही है, साइन का हो जाएगा कोस, और ये 50 पाई टी का 50 पाई बाहर आ जाएगा, 50 इंटू 5 255। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है +1, तो अपना यहाँ से डी आई बाई डी टी कितना आ गया, यहाँ से डी आई बाई डी टी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी, वो आ गई आपकी यहाँ पे 250 पाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, 250 पाई, तो कितनी हो जाएगी भैया यहाँ से, ये आ जाएगी आपकी 250 इंटू 3.14 इंटू 0.002, बस इसको आपको निकाल लेना है भैया। ठीक है, लेकिन पाई के फॉर्म में आ रहा है, तो अच्छा पाई को पाई रहने देते हैं, पाई के फॉर्म में आ रहा है तो फिर तो और भी आसान हो गया बेटे, ये पाई के फॉर्म में आ गया, तो देखो कितना आ गया, पाई, अच्छा इंटू 250 का अगर मैं बात करूं तो बेटे यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो इसको 2 इंटू 0.25, तो 2 इंटू 0.5 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 आ गया आपका इंड्यूस, तो इसको पाई बाई एल्फा बोल रहा है, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार यहाँ पे। ठीक है, आसान है। चलो अगला प्रॉब्लम 56, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरीज इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, रिपेल करेंगे, as shown in the figure, the separation between the wires is 5 cm, magnitude of magnetic field at point P midway between the wire is, okay, 10 एम्पियर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से जो है, चलो निकाल लेते हैं, दो वायर दे रखे हैं इसे, ठीक है, एक में जा रही है ऊपर करंट, एक में जा रही है नीचे, पी पॉइंट दे रखा है। अच्छा इसकी वजह से कहाँ होगी, इनसाइड, और इसकी वजह से कहाँ होगी, इसकी वजह से भी इनसाइड, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपन बी यहाँ पे जीरो नहीं होगा बेटे, बी यहाँ पे होगा दोनों की वजह से, तो एक की वजह से निकाल लेते हैं इनसाइड, और इसकी वजह से कहाँ, इनसाइड राइट हैंड रूल जाता है अपने को, करंट की ओर थंब रखो, पॉइंट की ओर उंगलियां रखो, जहां पाम रिप्रेजेंट करती है वो होती है हमारी फील्ड की डायरेक्शन। तो अपन एक की वजह से निकाल लेते हैं और दो से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटे, मिड वे, मतलब टोटल सेपरेशन कितना है यहाँ पे इनके बीच का, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। तो एक वैसे निकाल लेते हैं, B1 मान लेते हैं इसको, A1 मान लेते हैं 2। तो अपना जो बी जो नेट आ जाएगा, अगर हम बात करें बी नेट सेम डायरेक्शन में, तो वो 2B1 के बराबर आ जाएगा। तो B1 इक्वल टू कितना होता है, इनफाइनाइट म्यू नोड आई अपॉन 2πr। पढ़ा है सभी ने ये। तो अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बी नेट कितना आ जाएगा आपका, म्यू नोड आई अपॉन 2 टाइम्स आप जो भी आएगा 2πr, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बी नेट आ जाएगा यहाँ पे म्यू नोड आई अपॉन πr। तो यहाँ से नेट आ जाएगा आपका, म्यू नोट की वैल्यू रख दो 4π इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू दे रखी है 10 अपॉन, और ये दे रखा है आपको पाई, और ये दे रखा है 5/2 सेंटीमीटर 10⁻⁻2। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आ गया आपका आंसर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और 5 1 जा 5 2 जा, ये ऊपर चला गया, 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 इंटू 10⁻⁻5 ये आना चाहिए। अच्छा, माइक्रो टेस्ला में निकालना है तो 160 माइक्रो टेस्ला, क्योंकि 10⁻5 एक 10 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो 160 आएगा इसका। ये बड़ी दुखदाई चीज है कि इसमें एक को, चलो इट इज 160 माइक्रो टेस्ला। आगे बढ़े, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला बेस्ड, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम जो है, ये द इमिजिबल लिक्विड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 and 3/2 respectively are put in the beaker shown in the figure. The height of each of the column is 6 centimeter. Okay भैया, a coin placed in the bottom for the near normal region. The apparent depth of the coin is alpha/4. देखो सीधी सी बात है, आपको मैं एक सीधा सा फंडा सिखाता हूँ जिसमें आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को ऐसे बिना मतलब हल्के में लेके कर सकते हैं सोल्व। देखो जैसे मान लो अगर ऐसा है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा कलर थोड़ा सा क्लासी। जैसे मान लो एक सांप ने एपरेंट डेप्थ निकालना है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं बेटे, ये म्यू ऑब्जर्वर, अब इनके बीच में कितने टर्म रखो, d/μ1 + d2/μ2 dn/μn। ये ऐसे सा फंडा है। मान लो अपन ने बहुत सारे ये रख दिए भैया मीडियम्स, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो चलो एक स्टेप में आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखो जरा, एक्स निकालना है अपने को, बीकर दे रखा है, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मान लो इसको जहां से कहीं से भी, तो बीच में तो हवा है और कुछ है नहीं। तो अब देखो मतलब तो यहाँ पे दो दो मीडियम है, तो कैसे भैया, म्यू ऑब्जर्वर और कहा हवा में भैया, यहाँ पे d1/μ1 6 कितना हो गया, 3/2, 6/3/2 प्लस d2, ये भी कितना दे रखा है, 6/8/5, बस ये पेरेंट आ जाएगा। तो 3 1 जा 3 2 जा 2 पर आ गया, तो ये आ गया आपका 4 प्लस 2 3 जा 2 4 जा, ये आ गया ऊपर तो 15/4, तो ये आ गया आपका 16 16 31/4, 31/4 आ गया आपका। तो यहाँ पे एल, ये 31/4 किसके बराबर दे रखा है, अल्फा/4, 4 से 4 कैंसिल, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ पे 31। क्लियर भैया, 31 आ जाएगा आपका आंसर। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो वो फार्मूला तो है ही, फिर म्यू1 अपॉन जो भी है d1/μ1 प्लस d2/μ2 जो भी आपने निकाला है। लेकिन ये आपको सबके लिए, आप कुछ इनफाइनाइट भी अगर बीच में रख दिए चीजें तो ये आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 58। If the average depth of the ocean is 4,000 meter and the bulk modulus like that, the friction compression delta V by V water bottom ocean is like that. The alpha value, देखो बल्क मॉडल बहुत ही सिंपल सा है, एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन, देखो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये होता है आपका बल्क मॉडुलस जो हम इन जनरल पढ़ते हैं। तो डेल्टा वी बाई वी तो आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन बीटा। देखो अगर आप ओशन की बात करें तो इसका जो आउटर यहाँ पे पी नोड है, और अगर यहाँ पे मैं प्रेशर की बात करूँ तो ये पी नोड प्लस रो जी एच होगा। अगर मैं इसका दोनों का डेल्टा भी निकालूं, इसमें इसको घटाया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटे, रो जी एच के बराबर। ठीक है। तो अब यहाँ से बस वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे अपने को ये निकालना है बेटे, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू। तो डेल्टा बाई वी, डेल्टा पी कितना, रो जी एच अपॉन बीटा। रो दे रखा है 1000, जी की वैल्यू रखी है 10, एच की वैल्यू दे रखी है 4000 अपॉन बीटा, बीटा में कुछ दे ही रखा होगा 2 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻9। ठीक है। अब ये भैया, अब यहाँ से क्या क्या करना है अपने को, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 जा 2 2 जा,
2/10⁻², 0.02 ऐसे कुछ आएगा यार। द वैल्यू ऑफ एल्फा निकाल लेना। अब ये डेल्टा बाई वी, अब ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 10⁻², सॉरी, तो डायरेक्ट यहीं से निकाल लो यार, फिर तो ये दे रखी है। इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 10⁻², तो आ जाएगा, और क्या है, वहाँ पे अल्फा इन 10⁻² दे रखा है। क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन और बचे, फटाक से कर लेते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान लग रहा है मुझे। ओके, 6/1, क्या लगता है तुम्हें, व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो फिर चार्ज होगा कुछ ना कुछ जरूर, नहीं तो जीरो होता व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर WSB होता तो फिर जीरो होता, बैलेंस WSB। द चार्ज अक्यूमुलेट ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द अकॉर्डिंग टू द सर्किट। देखो मैं यहाँ पे बिना कोई मेहनत के, बिना कोई ताम झाम के डायरेक्ट करते हैं सवाल। देखो जब ये परफेक्टली ये स्टेडी स्टेट की बात करें तो ये जो सर्किट है ये ओपन हो जाता है, ये वाला, मतलब जो भी करंट जा रही है, इसकी करंट इसमें से जाके इधर ही आ जाएगी, और इसकी करंट इसमें से जाके इधर ही जाएगी। वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो ये 10 वोल्ट है, अच्छा 6 और 4 कितना हो गया, 10, इधर का इसको भूल जाओ अभी, 6 और 4 कितना हो गया, 10, तो 10/10 कितना होता है भैया, तो यहाँ पे जो करंट हो गया ये इधर 1 एम्पियर जाएगी। आप जानते हो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। ऐसे इसमें देखें 2 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 2 और 1 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इसमें कितना करंट जाएगा भैया, 10/3, 10/3 इसमें चला गया। अब मुझे क्या करना है, बस पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे निकालना है, यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा इस वाले ये 1 और 2 का मिलके भी 10 वोल्ट है, और 6 और 4 का मिलके भी 10 वोल्ट है, तो देख लेते हैं 10/3 इसमें गई। अब देखो अपन यहाँ से मान लो 10 वोल्ट लेके चले थे, और यहाँ पे मान लेते हैं 0 वोल्ट, 10 लेके चले तो यहाँ बताओ यहाँ पे कितना हो गया, 10/3 जा रहा है, 10/3 × 1, तो इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप कर दिया, 1 × 10/3। तो अच्छा यहाँ पे ए पे कितना बचा, तो वी ए पे अपन ऐसा लिख सकते हैं, टोटल कितना लेके चले थे, 10 वोल्ट, 10 में से 1 × 10/3 मतलब 10/3 वोल्ट खा गया है, तो कितना बचा यहाँ पे 3, 20/3 वोल्ट। ऐसे बी की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को अपन बी बोल देते हैं। अच्छा यहाँ पे अपन 10 लेके चले थे, 1 × 6 कितना हो गया भैया, यहाँ पे 6, तो अपन 10 लेके चले थे, लेकिन 6 को कौन खा गया, ये खा गया अपना, ये वाला स्टेशन, तो यहाँ पे बी पे कितना बच गया वोल्टेज, तो ये बच गया आपका 4, ठीक है, तो फॉरवर्ड, तो अब समझना, अपन 10 लेके चले थे, ये खा गया, उसको माइनस कर दिया, तो उतना ए पे बचेगा। ऐसे यहाँ भी 10 लेके चले थे, इसने कितना खा गया, 6 × 1 6 वोल्ट, तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो बस दोनों का वोल्टेज डिफरेंस निकाल लेना है, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा भी निकालो, तो ज्यादा में से कम को उठा लो यार। तो 4 माइनस जो भी है 20/3 -4, तो ये 12 में से तो ये 8/3 डेल्टा भी। तो चार्ज कितना निकालना है इसका, सी कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा यार, क्यू टू सी भी है, चार्ज इज इक्वल टू कितना दे रखा है, सी दे रखा होगा यार, हाँ 150 माइक्रोफेरेड इंटू 8/3 का सिंपल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 60, ठीक है भैया। A particle start from origin t equal to 0 with the velocity of 5 ik meter per second, removes xy plane under the action of the which the produce the constant acceleration exponent of the particle that stand is 84, then the speed of the particle at this time is root alpha. Okay, देखो कुछ नहीं, आसान है यार। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो u की बात करूं तो यहाँ पे u दे रखा है 5 i कैप प्लस 0 j कैप, हाँ y में नहीं दे रखा 0, एक्सेलरेशन दे रखा है इसका 3i कैप प्लस 2 j कैप, है ना, ये दे रखा है अपना। और इफ द कोएक्स कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू जो है यहाँ पे जिस स्टैंड पे 84 हो, ठीक, उस पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो दे रखी है रूट एल्फा, तो अपने को एल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। देखो प्राइस चिरकुट सवाल है, तो यहाँ पे पहले तो a इक्वल टू क्या होता है भैया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने अच्छे से सभी ने, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इनिशियली अगर मैं बस 2 मिनट ठीक है, तो यहाँ पे ux की जो वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है बेटे, यहाँ पे ये दे रखा है आपका 5 × t, पता नहीं अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया एक्स में 3 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे और एस की वैल्यू मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है 84, तो 84 इक्वल टू आ गया 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी अपनी। ठीक है, अब ये सोल्व करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू निकाल लोगे आप। ठीक है, अब टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, अगला टास्क क्या होगा, अपने को स्पीड निकालना है। तो अब देखो v इक्वल टू क्या होता है भैया, u प्लस ए टी एक्स एक्स एक्स, वी वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू एक्स की वैल्यू 5, यू वाई की वैल्यू 0, ए एक्स की वैल्यू 3, ए वाई की वैल्यू 2। बस वैल्यूज पुट करना है, टाइम की वैल्यू रख देना है, तो वी एक्स और वी आई आ जाएगा। तो अब इसको वेलोसिटी का अगर मैं वेक्टर लिखूं तो इसको वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के लिख देंगे अपन, और यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अपन यहाँ पे वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है एंड दैट्स ऑल। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, और ये तो अपन इस टाइप का आज ही अपना एक पेपर हो गया, ऐसे कंटिन्यू आते रहेंगे वीडियो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने माइंड को अपडेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स।